हेलो 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 अरिविहान के प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। एक बार फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ आप सभी का अरिविहान के इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि आपका और मेरा दोनों का ही पसंदीदा प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर आपको मिलते हैं आसान भाषा में बनाए गए पर्सनलाइज और इंटरेक्टिव लेक्चर्स। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का बिल्कुल ही नए चैप्टर में। और आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात ये भी है कि ये जो अध्याय है हमारे पास में प्रायिकता, ये क्या है, गणित का लास्ट चैप्टर है, यानी कि ये आखिरी अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले के जितने भी अध्याय हैं 12 तक, वो आपने बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किए होंगे। और इसको करने के बाद में आप बोलेंगे मैम अब तो 100 में से 100 नंबर लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, पूरी तैयारी हमारी हो गई है। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल नई जोश नई एनर्जी के साथ में शुरुआत करते हैं इस नए चैप्टर की, जिसका नाम है प्रायिकता, वो भी मेरे साथ। ठीक है, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं इसको करने के लिए? बिल्कुल होना ही चाहिए भाई। और ये चैप्टर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ कुछ एग्जांपल्स का यूज करके, फन एलिमेंट्स का यूज करके आसानी से आपको समझाने वाली हूं। और आप मेरे साथ में इस चैप्टर के अंत तक बने रहिए। मैं गारंटी देती हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है कि यार ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमसे बनते ही नहीं है, क्वेश्चन क्या कहता है समझ नहीं आता, तो मेरी गारंटी है सब कुछ समझ में आएगा भाई। बस क्या करना है, बस दो चीजें की डिमांड है मेरी आप लोगों से। क्या कि पहले तो क्या कंसंट्रेशन की, जब लेक्चर देखने के लिए आए हैं तो ऐसा नहीं बेड पे लेट गए मूवी की तरह चल रहा है। आपको क्या करना है, कॉपी और पेन हाथ में लेकर के और लिखते हुए नोट्स बनाते हुए मेरा लेक्चर देखना है एकाग्रचित मन से। दो चीजें हैं, कॉपी पेन और दूसरा है आपका दिमाग, आपका एकाग्रचित मन। वो मुझे अगर मिल गया तो मेरी गारंटी है सब कुछ समझ में आएगा बढ़िया तरीके से, पूरे में से पूरे नंबर इस चैप्टर में आने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं मोटा मोटा तो इस चैप्टर में जो है अधिकतर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहां कहां से आते हैं। तो प्रायिकता जो है, देखिए भाई, हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th क्लास में नहीं पढ़ा, उनको नहीं पता कि भाई क्या होता है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता कैसे निकलती है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ, एक एक चीज आपकी पूरी रिवाइज कराऊंगी। सारी चीजें हम स्टार्टिंग से एंड तक बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये वाला शब्द कौन सा था, ये मैम ने बताया नहीं और ये कैसे आ गया। गारंटी है मेरी। ठीक है, तो देखिए इसमें जो अपने मेन टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या है हमारे पास में। इसमें मेन जो टॉपिक है, एक तो पहले तो प्रायिकता क्या होती है, उस पे बेस्ड आपको हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं तो सप्रतिबंध प्रायिकता के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास में एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर अगर हम आगे की तरफ चलते हैं और हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किससे, बेस थ्योरम से, बायस प्रेमिस से। फिर हम बात करेंगे कि प्रायिकता का गुणन नियम यानी कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। फिर आगे जब हम देखेंगे तो इसमें हम बात करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी की यानी कि संपूर्ण प्रायिकता की। और डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डिपेंडेंट हमारे पास में जो घटनाएं होती हैं और जो इंडिपेंडेंट घटनाएं होती हैं यानी कि स्वतंत्र घटनाएं जो होती हैं हमारे पास में, हम उसकी बातें करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो चैप्टर है इसमें से हमारे पास में हर साल अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। और अधिकतर मैं बताऊं तो दो ही मेन टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो है एक सप्रतिबंध प्रायिकता यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और दूसरा है बेस थ्योरम। बस इससे बहुत ज्यादा, लेकिन 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 इन दोनों को भी अप्लाई करने के लिए और एक और है हमारा प्रायिकता का गुणन नियम, बस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इन तीन टॉपिक से बहुत ज्यादा हर साल क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इन तीन टॉपिक तक पहुंचने के लिए, इनको पढ़ने के लिए, इनको पूरी तरीके से समझने के लिए आपको रिवाइंड करना पड़ेगी। कौन सी क्लास, 11th क्लास। तब जाकर के आप यहाँ तक क्या करेंगे, पहुंच पाएंगे, क्योंकि इनको लगाना इतना आसान नहीं होता है। बच्चे इसीलिए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे टफ, कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चे इसलिए उसको फ्रेम नहीं कर पाते क्योंकि इनको बेसिक नहीं पता होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंचेंगे, लेकिन आराम आराम से धीरे धीरे चलेंगे, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। तैयार है मेरे साथ में? तो बस उठा लीजिए अपनी कॉपी पेन और शुरुआत करते हैं इस नए एकदम नए लेक्चर की। ठीक है भाई, अब देखिए प्रायिकता से मतलब क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी का, कुल मिलाकर के प्रोबेबिलिटी मतलब होती है एक संभावना, है कि नहीं, कि भैया हमारे पास में हमने पढ़ाई तो कर ली, एग्जाम में नंबर जो है वो अच्छे आएंगे या नहीं, या फिर जो है हमारे पास में टेस्ट में नंबर कम आ गए थे, अब मम्मी पापा से मार पड़ेगी या नहीं। तो ये तो आपकी क्या है, डेली लाइफ की प्रॉब्लम है, एक बहुत ही यूनिक, मतलब यूनिक क्या कहूँ, कि एक एग्जाम्पल चलता है कि आज बारिश होगी या नहीं। तो ये एक ऐसी संभावना है जो कि हम प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब संभावना कुल मिलाकर के। ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कुल मिलाकर के जो प्रायिकता है वो जो हम कह रहे हैं कि होगी या नहीं, उसकी एक प्रोबेबिलिटी, उसकी एक संभावना निकालना कि भाई बारिश होने की कितनी
कितनी संभावना है, बारिश आज बारिश होने या ना होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, या मार पड़ने की कितनी ज्यादा संभावना है, या अच्छे मार्क्स लाने की कितनी ज्यादा संभावना है एग्जाम के अंदर, वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने पढ़ाई कितनी की है, आपने मेहनत कितनी, ठीक है। तो ये होती है, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं होते इसमें। अगर डेली लाइफ में हम देखें तो हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, भाई कितने, तीन चीजों पर। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज हमको पढ़ना क्या है। तो एक तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है वहां से शुरू करने वाली हूँ, फिर यादृच्छिक प्रयोग क्या होते हैं यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, प्रतिदर्श समष्टि बोले तो सैंपल स्पेस क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे हम उसके अंदर अवयव लिखते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि घटनाएं क्या होती है, इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये 3-4 टॉपिक है, ये बढ़िया सा आप देखिए, बिल्कुल अपना एकाग्रचित मन लेके आराम से इसको देखिए, लेक्चर को सब कुछ समझा के जाऊंगी। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि जो मैंने भी आपको एग्जांपल्स दिए वो तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, प्रायिकता की, ये जो 3 आपके एग्जांपल दिख रहे हैं ना, इससे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है हमको क्या, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। और वैसे भी आपके एग्जाम के अंदर भी जो है यहाँ पर किससे, कॉइन यानी कि सिक्के से, कार्ड से, और हमारे पास में क्या भाई, डाइस यानी कि पासे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इन लोगों का एक सबका नॉलेज तो होना चाहिए ना, बेसिक। अब अगर आप लोगों ने लूडो खेला हो, सांप सीढ़ी खेली हो, तो उसमें डाइस का प्रयोग होता है। सिक्के तो भाई सबको पता है, सबके जेब में आजकल सिक्के रहते हैं, तो वो तो आप जानते ही हो। कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास में ऐसे होते हैं जिनको कार्ड्स का या ताश की गड्डियों का नॉलेज नहीं होता, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो यहाँ रखना पड़ेगा अगर पूरे में से पूरे अंक लेकर के आने हैं तो, ठीक है। तो देखिए जरा हम इसको समझते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिक्के की, तो जब मान लो कि भैया आपने अगर एक सिक्का इस तरीके से उछाला, क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट से पहले क्या होता है, वहां पे टॉस होता है ना, तो टॉस में क्या आता है, हेड या फिर टेल, है ना। तो ये जो हमारे पास में सिक्का होता है, इसके अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही संभावनाएं होती है कि यही, यदि भैया हमने यहाँ पे सिक्का को उछाला तो उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड बोले तो क्या, देखिए भाई बच्चों को मैं हिंदी में बता देती हूँ, हेड बोले तो चित्त, ठीक है ना, चित्त आएगा, या फिर टेल, TAIL, टेल बोले तो पट, ठीक है, या तो चित्त आएगा या फिर पट आएगा, इसके अलावा कोई और संभावना है क्या, नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर डाइस की, कि भाई मैंने एक डाइस को घुमाया, एक मैंने पासे को घुमाया, तो इसमें क्या भाई कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, खेला है कि नहीं कभी, तो इसमें क्या होते हैं हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ कितनी संभावना है कि भाई 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा, इसके अलावा कुछ और आएगा क्या, नहीं आएगा। तो एक सिक्के को उछालने पर हेड या फिर टेल दोनों में से कोई एक आ सकता है। आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से जब हम एक डाइस को, एक पासे को फेंकेंगे तो उसमें 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। अगर मैं यहाँ बात कर दूं कार्ड्स की, तो कार्ड्स की बात थोड़ा सा ध्यान से समझना है बच्चों आप लोगों को, इसको कार्ड्स में अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कार्ड्स जो होते हैं हमारे पास में, टोटल जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, कितने दोस्तों 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से बात करूं तो ये जो 52 कार्ड्स होते हैं ये 13 13 13 में डिवाइड होते हैं। कितने भाई, 13 चौके कितना होता है, 52 होता है ना, तो समझ लीजिए कि 13 13 13 होते हैं। अब 13 13 13 किस हिसाब से होते हैं, तो देखिए भाई 13 13 13 ये इस हिसाब से होते हैं कि हमारे पास में 13 जो होते हैं वो, एक तो क्या होता है हमारे पास में काला पान होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को नॉलेज दे देती हूँ, बाकी जो है आप लोगों को खुद ही इस चीज को समझना है। तो एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ। एक तो हमारे पास में क्या होता है, काला पान होता है, 13 कार्ड्स उसके होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में लाल पान के होते हैं, ठीक भाई, लाल पान के होते हैं। कभी कभी क्या है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। काला पान, लाल पान, एक अपना होता है ईट, पता है ना आपको, जो ईट जैसी दिखती है इस तरीके की, कुछ वो बनता है इस तरीके का, इसको क्या बोलते हैं, ईट होता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखें तो हमारे पास में 13 पत्ते जो होते हैं वो चिड़ी के होते हैं, ठीक है। अब इसको पता नहीं ऐसे लिखते हैं या कैसे लिखते हैं, एक काम करती हूँ इसका मैं सिंबल ही बना देती हूँ। का सिंबल कुछ जो है वो इस तरीके का दिखता है, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में 13 पत्ते होते हैं जो हर तरीके के होते हैं। यहाँ पे लाल और काला पान तो दिख रहा है, बाकी चीजें नहीं दिख रही हैं, बट इस तरीके से रहते हैं। आपको क्लियरली जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि भाई ये है, तो आप समझ जाएगा कि 13 13 13 में डिवाइड होते हैं। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनता है इसमें, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 4 हमारे पास में किंग होते हैं। किंग बोले तो बादशाह होता है, ठीक है ना, के, इसको
जो है बादशाह बोला जाता है, बादशाह। चार जो होते हैं वो किंग होते हैं, जो कि हर एक कलर के, यानी कि एक अपना लाल पान का, एक काले पान का, एक ईंट का और एक चिड़ी, इस तरीके से जो है हमारे पास में चार बादशाह होते हैं। चार ही जो है हमारे पास में क्वीन होती है। क्या होती है दोस्तों? क्वीन होती है। चार हमारे पास में क्या होती है? क्वीन होती है। फिर इसके बारे में बात करूं तो चार ही क्या होता है? क्वीन, या फिर इसको बोलते हैं क्या? बेगम। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है? बेगम भी बोला जाता है। तो चार ही क्या होती है हमारे पास में? बेगम। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो चार हमारे पास में जे यानी कि गुलाम होता है। ठीक है ना, चार ही हमारे पास में गुलाम होता है। और चार हमारे पास में क्या होते हैं दोस्तों? इक्का होता है, बोले तो ए, है ना। चार क्या होता है दोस्तों हमारे पास में? इक्का होता है, इक्का। ये अधिकतर क्या होता है एग्जाम में इस तरीके से लिखा आता है, इसलिए मैं आपको इनके हिंदी के नाम भी बता रही हूँ। ठीक, तो 13 13 13 13 में डिवाइड होते हैं, पहली बात तो ये। इसके बाद में इसके अंदर चार 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 इस तरीके से पत्ते होते हैं। अगर कोई आपसे बोले कि लाल पत्ते कितने हैं, लाल वाले, तो लाल हमारे पास में 13 प्लस 13 कितने हो जाएंगे? 13 एकम 13, 13 दूनी कितना होगा भाई यहाँ पे? 26। ठीक है, तो 26 होते हैं। और काले अगर मैं बात करूं तो काले पत्ते कितने होते हैं? अगर हम काला पान और हम किसको, चिड़ी जो तो हमारे पास में क्या होती है? काली होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो ये भी कितने होते हैं यहाँ पर? 26 होते हैं। सॉरी, ये भी कितने होते हैं? 13 प्लस 13 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? 26। ठीक है, ईंट जो होती है वो हमारे पास में, मैं आपको बता दूं तो ये हमारे पास में लाल कलर की होती है, और ये जो होती है वो हमारे पास में ब्लैक होती है। वो तो आपको पता ही है, अगर नहीं है तो पता कर लेंगे। ये क्या होती है हमारे पास में? ब्लैक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बस थोड़ा कार्ड्स की आपको नॉलेज रखना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे नहीं समझ पाते कि कितने क्या होते हैं। तो 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, 13 13 13 13 में डिवाइड होते हैं। टोटल लाल अगर पत्ते देखें तो वो कितने? 26 होते हैं। काले जो है वो भी 26 होते हैं। अगर बात करें बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का, यानी कि के, क्यू, जे और ए, तो ये सब कितने होते हैं? चार चार होते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 13 13 13 तो आपको मैंने बता ही दिया है। तो इस तरीके से बस आपको इतनी चीजें इनमें फिलहाल समझ लेनी है। जब क्वेश्चंस में लगाऊंगी, उन पर आऊंगी, तब बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो है बाकी सारी चीजें भी क्लियर होंगी। तो सिक्के में तो सिर्फ दो चीज याद रखनी है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। डाइस में 1 से लेकर के 6 तक नंबर्स होते हैं, और कार्ड्स में 52 पत्ते होते हैं। और बाकी ये सब लिखा हुआ है, ये सब आपको ऐसा का ऐसा क्या होगा? लिखा हुआ ही क्या होगा दोस्तों? मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं यहाँ पर हमारा मेन की प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है। बच्चों देखिए, प्रायिकता की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो घटना ए की प्रायिकता जो किसी प्रयोग ई के एन संभावित परिणामों से संबंधित है। क्या होती है प्रायिकता? घटना ए के लिए कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में आता है कुल संभावित परिणामों की संख्या। अब इसका क्या मतलब है कि चलो मैंने आपको बोल दिया कि भाई मेरे पास में, अब जब मैं बात करूंगी ना सिक्का, तो आपके दिमाग में एकदम क्लिक आ जाना चाहिए क्या, कि हेड और टेल की बात होगी। तो जब मैं एक सिक्के को उछाल रही हूँ और मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई कुल परिणाम क्या है, तो जब आप यहाँ पर एक सिक्के को उछालते हो तो उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें या तो हेड आएगा या फिर उसमें टेल आएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं तो देखो, इसको ना एस से डिनोट करते हैं। अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी तब मैं इसकी बात भी करूंगी कि ये हमारे पास में क्या होता है? एक सैंपल स्पेस होता है, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि होता है। ठीक है, तो हमारे पास में जो कुल परिणाम है वो क्या है? दो ही है, कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसकी संख्या की अगर मैं बात करूं कि कुल परिणामों की संख्या क्या है, तो इसके अंदर कितने हमारे पास में अवयव हैं दोस्तों? दो है, 1 और 2। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 2। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि क्या एक सिक्का को उछालने पर चित्त यानी कि हेड आने की प्रायिकता क्या है? एक सिक्के को उछालने पर हेड यानी कि चित्त आने की प्रायिकता क्या है? तो हमारे पास में मैंने आपको क्या दे दिया? एक घटना दे दी, और घटना क्या है? चित्त आना। मैंने आपको बोल दिया कि भाई एक सिक्का को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है? घटना क्या हो गई? चित्त आना। तो उसमें मुझे बताइए कि चित्त क्या है? हमारे पास में हेड है। ठीक है, तो हेड आने की प्रायिकता। अब आप मुझे बताइए कि एन ए हमारे पास में जो नंबर ऑफ क्या घटना ए के लिए कुल अनुकूल परिणामों की संख्या, तो वो कितनी है? यहाँ पर 1 है। तो हमारे पास में इसका जो प्रायिकता निकल के आएगी पी ए, वो क्या हो जाएगी दोस्तों? एन ए अपॉन में एन एस। तो बताइए मुझे
कुल परिणाम क्या हो सकते हैं एक सिक्के को उछालने पर, कि हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है दो। अब मैं बोल रही हूँ कि चित्त यानी कि हेड आने की प्रायिकता, तो हेड कितनी बार भाई, एक बार। तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरे पास में 1/2, यहाँ पर क्या जाएगा इसका आंसर, कि कुल अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब कुल परिणामों की संख्या ऊपर क्या जाती है यहाँ पर, अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ए के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि अनुकूल परिणाम हमारा क्या है, चित्त आना। और कुल संभव परिणाम क्या है कि भाई हेड और टेल यानी कि चित्त और पट्ट में से कुछ भी आ सकता है, तो हमारे पास में 2 थे। तो Na/Ns इस तरीके से हमारे पास में इसका आंसर कितना आया फिलहाल इस वाले क्वेश्चन के लिए, ये मेरे पास में 1/2 आया। तो यहाँ m घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या तथा n जो है वो कुल परिणामों की संख्या को बता रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में पासे से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक पासे को उछालने पर 3 अंक आने की प्रायिकता। बताइए कि जब आप एक पासे को उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम हमारे पास में क्या निकलेंगे, कि भाई 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6, तो कुल संभव परिणाम उस टाइम पे कितने हो जाएंगे, उस टाइम पे कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी 6। और मैं कह रही हूँ 3 आने की प्रायिकता, कि पासा जब आपने फेंका तो उस पर 3 अंक आने की प्रायिकता, तो 3 अंक आने की प्रायिकता तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगी यहाँ पे, 1/6। ठीक है ना, 3 अंक आने की प्रायिकता, तो 3 अंक क्या आएगा, एक ही बार की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे मेरे पास में, वो आएगी कितनी, 1/6। समझ में आ रही है बात। तो अभी फिलहाल में आप लोग जो है इतना समझ लीजिए कि किसी भी चीज की जो प्रायिकता जब हम निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी जब हम बात करते हैं, तो वो इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले से निकलती है कि घटना ए के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में आती है कुल परिणामों की संख्या। अभी हमने एक सिक्के की बात की थी, आगे आप मेरे साथ बने रहिए, सारी चीजें धीरे धीरे बढ़िया तरीके समझ में आएंगी। टिप्पणी देखिए, पी के सूत्र से हम देख सकते हैं कि अंश जो है हमारे पास में, जो अंश होता है वो किसकी बात करता है, तो अंश बात करता है किसकी भाई, अनुकूल परिणामों की। अंश किसकी बात करता है दोस्तों, अनुकूल परिणामों की बात करता है। तो अंश बात करता है अनुकूल परिणाम, और बटे में हर किसकी बात करता है, कुल संभव परिणाम। कुल परिणाम अभी फिलहाल में लिख देती हूँ, ठीक है। तो देखिए पीए के सूत्र से हम देख सकते हैं कि अंश घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या हमेशा हर सभी संभव परिणामों की संख्या से छोटा होता है या उसके बराबर हो सकता है। सीधी सी बात है कि भाई हमारे पास में जो कुल परिणाम निकल करके आने वाले हैं और जो अनुकूल परिणाम है, तो जो अनुकूल परिणाम हमारे पास में है वो कुल परिणाम के या तो बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है। उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता कि भाई कुल परिणाम ही हमारे पास में मान लो 6 हैं, तो कुल अनुकूल परिणाम 7 कैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारे पास में जो अंश में बैठा हुआ है, यानी कि जो अनुकूल परिणामों की संख्या होती है, वो कुल परिणामों की संख्या से या तो बराबर हो जाएगी या फिर छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में होता है। और जब ऐसा होता है तो हमारे पास में आप कोई भी क्या, कि कोई भी अंश में आप कोई भी छोटी संख्या या उसके हर के बराबर संख्या इस तरीके से अगर आप रखेंगे, तो हमेशा आपका जो परिणाम निकल के आएगा वो 0 और 1 आएगा, या फिर 0 और 1 से बीच में जो संख्याएं होती है वो आएंगी, इससे ज्यादा कभी नहीं आएगा। इसी वजह से हमारी जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी कोई सी भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, किसी की भी आप प्रायिकता निकाल लीजिए, वो 0 और 1 से बीच में होती है या फिर 0 और 1 भी हो सकती है। समझे बात को। इसी के मैं आपको एग्जांपल देकर के भी समझाऊंगी, और यहाँ पर आपको चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे क्लियर है भाई, यहाँ पे हमारे पास में जो अंश होता है, जो हमारे पास में अंश होता है वो छोटा या फिर बराबर होता है किससे, हर से। सिंपल सी बात है कि अंश जो है वो छोटा और बराबर होता है किससे, हर से। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कि मैंने बोला कि जब ऐसा होता है कि अंश छोटा और बराबर होता है हर से, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपको जो प्रायिकता निकल करके आएगी वो 0 या फिर 1 आएगी, या फिर वो उन दोनों के बीच की कोई संख्या आएगी, इससे बड़ी नहीं आ सकती। अब देखिए यहाँ पर कि पीए बराबर में 0 यदि घटना ए असंभव है, किसी भी घटना की प्रायिकता पीए अगर हमारे पास में प्रायिकता अगर 0 हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो घटना क्या है, एक असंभव घटना है, इम्पॉसिबल इवेंट है, वो हो ही नहीं सकता। जैसे कि देखिए, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि पासे को उछालने पर, पासे पर 7 से बड़ी संख्या आना, पासे पर 7 से बड़ी संख्या, तो अब मुझे बताइए आप कि क्या पासे पर 7 से बड़ी संख्या आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। क्यों पासे पर 7 से बड़ी संख्या इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि पासे पर सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 तक ही अंक अंकित होते हैं, 7 उसमें नहीं आ सकता। तो ये हमारे पास में कैसी घटना है, एक असंभव घटना है कि जब पासे को उछालेंगे तो 7 से बड़ी संख्या, या मैं कहूं कि 7 या 7 से बड़ी संख्या वहां पर नहीं आ सकती। देखिए 7 भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि पासे पर सिर्फ 6 तक अंक होते हैं। तो पासे
पासे पर उछालने पर, पासे को उछालने पर क्या वही कि हमारे पास में 7, पासे पर 7 या 7 से बड़ी संख्या, ठीक है, ये उसमें जो है वो कभी भी नहीं आ सकती कि आपने एक पासे को उछाला तो उसमें 1 2 3 4 5 6 तक ही आ पाएगा, 7 या 7 से बड़ी संख्या नहीं आएगी। तो ये कैसा है हमारे पास में, ये हमारे पास में एक असंभव जो है, हमारे पास में जब पीए 0 हो जाता है तो हमारे पास में जो घटना ए होती है वो एक असंभव घटना हो जाती है, जब किसी की प्रायिकता 0 हो जाती है कि वो हो ही नहीं सकती, उसके होने की संभावना क्या है, 0 है, शून्य है, घटित होगी ही नहीं। अब देखिए कि पीए बराबर 1, यदि घटना ए एकदम निश्चित है कि भाई ये तो होगा ही होगा, डाइस को आपने उछाला और ऐसी घटना जो कि एकदम निश्चित है कि ये तो होगी ही होगी, तो वो क्या हो सकता है कि पासे पर क्या होना, पासे पर 7 से छोटी संख्या प्राप्त होना, क्या वही 7 से छोटी संख्या, तो ये घटना कैसी है मेरे पास में, एक निश्चित घटना है कि भाई 7 से छोटी संख्या मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ये तो घटित होगी ही होगी, ठीक है। तो पीए बराबर क्या आएगा यहाँ पर 1, यदि घटना एक ऐसी है हमारे पास में निश्चित है कि भाई 7 से छोटी संख्या की बात हो रही है, इसका मतलब है कि जब आप पासों को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई ना कोई अंक तो हमेशा आने वाला है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर मैं आपको देखूं एक बार, इसको अगर मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊं तो आप जरा यहाँ पर देखिएगा कि यदि मैं यहाँ पर इसका ए लिखना चाहूं तो ए मेरे पास में यहाँ पे क्या बनेगा, पासे पर 7 या 7 से बड़ी संख्या आना, कोई घटना बन रही है तो क्या होगा हमारे पास में ए मेरे पास में एक क्या बनेगा, रिक्त समुच्च बनेगा, यानी कि ए के अंदर कोई भी अवयव नहीं आएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं एन ए की, यहाँ पर अगर मैं बात करूं एन ए की तो वो क्या है मेरे पास में 0 है। अगर मैं बात करूं कि पासे पर 7 से छोटी संख्या, तो 7 से छोटी संख्या इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सभी इसके अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पर इस बार मेरे पास में जो एन ए निकलेगा वो कितना होगा, 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, संख्या कितनी हो जाएगी एन ए, कितनी हो जाएगी हमारे पास में अनुकूल परिणामों की संख्या 6 हो जाएगी। तो जब मैं यहाँ पर इसको निकालूंगी, मान लीजिए कि जब मैं इसको निकालती हूँ तो पीए बराबर में क्या आएगा यहाँ से भाई, एन ए अपॉन में एन एस, तो एन एस तो आपको पता ही है, एन एस हमारे पास में जो कुल परिणाम है पासे के लिए वो कितने हैं, 6 हैं। तो जब मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास में जो एन ए है वो कितना है, यहाँ पे 0 है और बटे में कितना 6, तो प्रायिकता कितनी आ गई दोस्तों, 0। किसके, असंभव घटना की प्रायिकता अगर मैं बात करूं या पीए अगर 0 है तो घटना कैसी होती है, असंभव होती है, ऐसा हम देख सकते हैं। और यदि मैं इस वाली प्रायिकता की बात करूं, इसकी अगर मैं निकालूं तो पीए बराबर क्या आएगा दोस्तों, एन ए अपॉन में एन एस, तो ए कितना है, एन ए कितना है भाई 6 और अपॉन में एन एस, अब ये भी कितना है 6, तो 6 से 6 कट हो गया, आंसर कितना आ गया 1। तो ये क्या है, निश्चित घटना है कि ये तो घटित होगी ही होगी अगर आप पासे को फेंकोगे तो, 7 से छोटी संख्या, और 7 या 7 से बड़ी संख्या कभी आ ही नहीं सकती। एकदम क्लियर है आपको ये वाली बात, तो चलिए इतना सब कुछ क्लियर है तो मुझे देंगे बच्चे एक क्वेश्चन का, प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए कि एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम और सम पढ़ा था ना आप लोगों ने, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए उठाइए कॉपी पेन और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बच्चों ने दिया है एकदम करेक्ट जवाब कि एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, आपको पता है कि एक पासे पर 1 2 3 4 5 6 कुल मिलाकर के हमारे पास में इतने ही क्या बनते हैं, इतने ही हमारे पास में कुल संभव परिणाम हो सकते हैं, यानी कि एनएस हमारे पास में कितना है 6। अब घटना क्या है कि भाई हमारे पास में विषम संख्या आना, विषम संख्या हमारे पास में अगर आप देखेंगे एक पासे को फेंकने पर तो विषम संख्या क्या क्या है इसमें, 1 3 और 5, तो एन ए मेरे पास में कितना आ गया दोस्तों 3। तो क्या हो जाता है एन ए अपॉन में एन एस, यानी कि 3/6, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1/2। बहुत ही बढ़िया, शानदार, क्या आप लोगों ने भी इस तरीके से ही किया था, ठीक है। तो हमारे पास में एन ए अपॉन में एन एस अगर मैं करती हूँ तो 1/2 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, चलिए अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है।
तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा पास में टॉपिक है वो बात कर रहा है क्या भाई, चलिए पेन का कलर चेंज करते हैं, बात कर रहा है रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है। जो अभी हमने पढ़ा कि भाई आपने एक सिक्का उछाला, सिंपल सी बात है, रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि एकदम रैंडमली किया जा रहा है, उसमें हम कोई भी पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। यादृच्छिक प्रयोग इसका मतलब ये कि भाई एक सिक्का उछाला तो इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि भाई हेड आएगा या टेल आएगा, वो अपनी मर्जी है, अपने हिसाब से आएगा, वो रैंडमली है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इस तरीके से अगर मैं बात करूं डाइस की, कि आपने डाइस को फेंका तो उसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, आप उसको पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। इस तरीके से जब आपके पास में आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको बोला जाएगा कि भाई एक थैला है, एक थैले में 10 काली 5 नीली 6 हरी ऐसी गेंद रखी है और आपसे बोला है कि भाई एक गेंद उठा लो। तो एक गेंद जब आप वहां से उठाओगे तो आप पहले से नहीं सोच सकते कि भाई मैं लाल ही उठाऊंगा, मैं काली उठाऊंगा, मैं हरी उठाऊंगा या मैं हरी उठाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप रेंडमली निकाल रहे हो, आप पहले से अनुमान वहां पे नहीं लगा सकते कि क्या आएगा क्या निकलेगा। समझ रहे हो? तो बस इनको ही क्या बोला जाता है, यादृच्छिक प्रयोग। देखिए मैं आपको एक एक टर्म वगैरह इसलिए समझा रही हूँ कि जब क्वेश्चन आएगा और उसमें लिखा रहेगा कि एक थैले में से यादृच्छिक रूप से जो है एक गेंद निकाल दी जाती है, तो आपको समझ में तो आना चाहिए कि यादृच्छिक का मतलब क्या है। इसका मतलब है रेंडमली, कोई अनुमान नहीं लगाया जा रहा है, ना आप पहले से बता सकते हैं कि यही गेंद निकलेगी। हाँ वो वाली बात अलग है कि आपने बोला ये और वो मान लो कि बाई चांस निकल गई, तो वो बाई चांस ही है, वो आपने पहले से आपने उसमें कोई जादू टोना नहीं किया था कि हाँ भाई हरी निकलेगी, हरी निकल गई। वो एकदम से कोई सी भी निकल सकती है, ठीक है। तो आपका कुल मिलाकर के जो यादृच्छिक प्रयोग या मैं कहूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, कि हम जब बात कर रहे हैं कि भाई एक सिक्का उछाला जाता है और उसमें हेड और टेल, तो इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। जब बात करते हैं हम एक डाइस की यानी कि एक पासे की, तो उसमें से 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट उनको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं कि जिसमें हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या आएगा। सबके निकलने की प्रायिकता एकदम समान होती है कि भाई हेड को भी समान अवसर है, टेल को भी समान अवसर है, 1 2 3 4 5 6 सबको समान अवसर प्राप्त है, जो निकलेगा निकल जाएगा। हमने उसमें कोई भी पहले से कोई जादू टोना नहीं करा कि भाई 6 ही निकलेगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि रैंडम सॉरी यादृच्छिक प्रयोग, ठीक। चलिए प्रतिदर्श समष्टि, तो मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा सैंपल स्पेस के बारे में पहले से ही बता चुकी हूँ, जो मैं एस लिख रही थी, जो हमारे पास में पूरे के पूरे कुल संभव परिणाम होते हैं ना, वही हमारा क्या होता है, सैंपल स्पेस, उसको बोला जाता है हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि। यादृच्छिक प्रयोग या परीक्षण के सभी संभव परिणामों के समुच्चय को क्या बोलते हैं, ये समुच्चय व्यय लिखा है। देखिए कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में ना मुझे इस तरीके से भी दिखा था, तो मैंने ये भी रख लिया, और बाकी इसको समुच्चय इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। तो यादृच्छिक प्रयोग या परीक्षण के सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं और इसको एस से प्रकट करते हैं। समझ गए कि भाई एस बराबर मेरे पास में अगर मैं बात करूं क्या, कि जब मैं यहाँ पर क्या उछाल रही हूँ, एक सिक्का उछाल रही हूँ, तो मेरे पास में जो कुल संभव परिणाम आने वाले हैं उनका अगर मैं बात करूं सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि, तो वो क्या बनेगी, एच कोमा टी। अगर इस तरीके से मैंने जब बात की थी पासे की, तो उसमें क्या बनेगा भाई, 1 2 3 4 5 और 6। ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है चीजें। क्या होता है कि हमको एक एक शब्द एक एक वर्ग का मतलब समझ में आना चाहिए, तभी अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लिक होगा कि हाँ इसमें ये कहा गया है, इसलिए एक एक चीजें आपको डिटेल में समझा रही हूँ। अब देखिए प्रतिदर्श बिंदु, तो प्रतिदर्श बिंदु कुछ भी नहीं है, प्रतिदर्श समष्टि निरूपित करने वाले समुच्चय के अवयव जो हैं उनको प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। आप देख भी पा रहे हैं कि ये जो मेरे पास में यहाँ पर है ना, ये सभी जो हम बोल रहे हैं कि अवयव है, कितने अवयव है इसके अंदर, 6 अवयव है। इसके अंदर कितने अवयव है, 2 अवयव है। तो जो ये अवयव है ना, इनको ही प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि निरूपित करने वाले समुच्चय के अवयवों को प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। ये किसी यादृच्छिक प्रयोग के परिणाम होते हैं। सही बात है कि भाई हमने यहाँ पर एक रैंडम तरीके से क्या उछाला, कॉइन उछाला, और उसमें मेरे पास में हेड आएगा या टेल आएगा, उसकी बात हो रही है। तो ये हेड और टेल क्या होगा, इसके प्रतिदर्श बिंदु बन गए। समझ में आई बात। प्रतिदर्श बिंदुओं को प्राय W1 W2 W3 WN से निरूपित किया जाता है। यानी कि अगर हम देखें कि भैया हम यहाँ पे किसी भी एक्सपेरिमेंट या किसी भी रैंडम प्रयोग की अगर हम बात करेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास में क्या बनेगा दोस्तों, इस तरीके से हमारे पास में प्रतिदर्श बिंदु आएंगे एक सैंपल स्पेस या मैं कहूँ प्रतिदर्श समष्टि के
अंदर, जैसे कि W1 W2 W3 कहां तक जाएगा, WN, मतलब कि इसके अंदर क्या हेड या फिर टेल या फिर 1 से लेकर के 6 तक पासों के लिए। समझ गए बात को। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको सैंपल स्पेस जो है प्रतिदर्श समष्टि है ये हम थोड़ा एक बार बनाना सीख लेते हैं। तो देखिए मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के तो आई थी, लेकिन मैं चूंकि आपको पहले ही बता चुकी हूँ तो डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ कि एक सिक्के को एक बार उछालना। तो एक सिक्के को हम एक बार उछालेंगे तो उसका जो सैंपल स्पेस, उसकी जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी वो ऐसी बनेगी, हेड या फिर टेल। एक सिक्के को 2 बार उछालना। अब आई कुछ लॉजिक वाली बात कि भाई अगर हमको एक सिक्का है और अगर हम उसको 2 बार उछाल रहे हैं या फिर 2 सिक्कों को एक बार उछाल रहे हैं कि भाई मैंने हाथ में 2 सिक्के लिए और इन दोनों को मैं एक बार उछाल रही हूं, तो क्या क्या हमारे पास में प्रतिदर्श बिंदु बनेंगे, क्या क्या हमारे पास में कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम होंगे, वो जरा देखिए कि हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, या फिर एक सिक्के पर हेड आए दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर पहले सिक्के पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, और हमारे पास में एक और परिणाम बन सकता है कि दोनों पे क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। अब बताइए मुझे कि क्या इसके अलावा कोई संभव परिणाम हो सकते हैं। तो कुल संभव परिणाम हमारे यहाँ पे जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं या फिर एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो यही बन सकते हैं कि दोनों पे हेड आ जाए, एक पे हेड एक पे टेल, एक पे टेल हेड एक पे हेड और दोनों पे टेल, इसके अलावा नहीं बनेगा। तो कुल संभव परिणामों का हमारे पास में जो बनने वाला है सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि वो बनेगी। अब एक पासे को फेंकने पर तो इसकी बात तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ भाई कि 1 2 3 4 5 6 सिर्फ और सिर्फ इतने ही कुल संभव परिणाम, इसके अलावा नहीं है। अब अगर मैं बात करूं कि 2 पासे को एक साथ फेंक दिया कि भाई मेरे हाथ में 2 पासे थे और दोनों को मैंने एक साथ फेंका, तो अब बताइए इसके अंदर कुल कितने बनेंगे। देखिए एक बात और आप लोगों को जानने वाली है क्या कि यदि मैं यहाँ पे बात करूं कि NS1 क्या है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर अवयवों की संख्या या इसके अंदर प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या कितनी है, तो आपको समझ में आ रहा है कि मैम 2 है। इसके अंदर प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 है, ठीक है ना, ये आपको निकालना आना चाहिए। कितनी है दोस्तों, 4 है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं अवयवों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 6 है। अब बात करते हैं 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। अगर आप लोगों ने इसको पकड़ लिया ना तो बात मान जाऊंगी मैं आप लोगों की। देखिए तो अगर एक काम करते हैं हम इसको इतना बड़ा इस तरीके का बना लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा जाने वाला है। मैं आपको बताऊं एक बात कि कितनी होने वाली है। देखिए आपको पता है कि जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें कुल संभव परिणाम होते हैं 6, ठीक है, पहला डाइस। अगर मैं बात करती हूँ दूसरा डाइस तो उसमें भी कुल संभव परिणाम 6 आएंगे। इन दोनों का गुणा कर लीजिए, टोटल हमारे पास में जो इसका NS निकल करके आएगा ना उसमें कुल अवयवों की संख्या होने वाली है कितनी, 36। छक्का नका 36। कैसे निकलेगी वो भी मैं आपको एक एक बिंदु फिलहाल बताने वाली हूँ, एक एक प्रतिदर्श का बिंदु। देखिए कि पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पे 2 आया, सॉरी पहले पासे पर 1 आया और दूसरे पर भी 1 आया, मतलब कुल मिलाकर के इसमें 1 से लेकर के 6 तक जो अंक होते हैं ना इनको हर एक अंक के साथ में रख लीजिए। देखिए कैसे कि 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5, ठीक। फिर इसके बाद में क्या हो सकता है, अब 2 को देख लेते हैं, 2,1 2,2 2,3 2,4, फिर क्या भाई 2,5 और साथ ही साथ क्या जाएगा यहाँ पे 2,6, ठीक। इसके बाद में 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6, ठीक। फिर 4 को देख लीजिए तो 4,1, ये मैंने जो है इसको पूरा ब्रैकेट ही बना दिया। देखिए 4,1 4,2, इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब सीधा सा है कि पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, पहले पासे पे 1 दूसरे पे 2, पहले पासे पे 1 दूसरे पे 3, पहले पासे पे 1 दूसरे पे 4। इस तरीके से जो है कितने नंबर ऑफ हमारे पास में कुल परिणाम संभव बन सकते हैं वो मैं लिख रही हूँ 4,1 4,2। अब 4 को 3 4 5 6 के साथ में रखिए तो 4,4 4,5 4,6, ठीक। फिर क्या है हमारे पास में 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 और साथ ही साथ 5,6। अब बच रहा कौन, 6। तो 6,1 की भाई पहले पासे पे 6 आया, दूसरे पे 1 आया, पहले पे 6 आया, दूसरे पे 2 आया, पहले पे 6 आया, दूसरे पे 3 आया,
पहले पे 6 आया, दूसरे पे कितना आया, 4 आया। पहले पे 6 आया, दूसरे पे 5 आया। पहले पे 6 आया, दूसरे पे भी 6 आया। तो इस तरीके से हमारे पास में पूरा क्या बनने वाला है, ये हमारे पास में प्रतिदर्श समष्टि बनेगी। इसके अंदर कितने अवयव होंगे, या मैं कहूँ कितने प्रतिदर्श बिंदु होंगे, तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसको पूरा गिन लीजिए। जब हम एक जो है उसको 6 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 के साथ में लिख रहे हैं, लगता है मैं यहाँ पर 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 लिखना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है। ठीक है, सबको 6 बार आने वाले हैं। तो पहले का मतलब एक जो है वो 6 बार आएगा, फिर इसके में 2 जो है उसके साथ में आएगा, तो 6 6 12 6 6 12 6 18 6 क्या हो जाएगा हमारे पास में वापस से फिर 24, फिर 36 और फिर से 36। मतलब कुल मिला के आप इसको गिनेंगे तो टोटल हमारे पास में जो निकल करके आने वाले हैं कि जब दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो उस टाइम पे हमारे पास में जो प्रतिदर्श बिंदु बनेंगे वो टोटल कितने होंगे, 36 होंगे। कितने होंगे दोस्तों, 36। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के हर एक हमारा जो नंबर रहेगा वो हर प्रत्येक नंबर के साथ में एक पेयर तो बनाएगा ही बनाएगा। समझ गए, इसके अलावा कोई संभव परिणाम नहीं आ सकता, इसके अलावा कुछ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस तरीके से क्या बनते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। अब चलिए आप लोगों के लिए आ गया बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन कि एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही पासे की बात हो रही है। चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा। बहुत ही शानदार दोस्तों, ऑप्शन बी हमारे पास में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हो रही है 2 से बड़ी संख्या की। 2 से बड़ी मतलब कि 3 4 5 और 6, मतलब कुल हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4 3 4 5 6, और इसके हमें कुल परिणाम जो है वो कितने हैं हमारे पास में 6 और 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2/3 आपका आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया, मजेदार चल रहा है लेक्चर, तो आपको चीजें भी समझ में आ रही है। चलिए अब एक काम करते हैं कि हम देखेंगे कि हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है घटनाएं। चलिए इस पे आगे बढ़ेंगे। घटनाएं क्या होती हैं दोस्तों, इवेंट्स क्या होते हैं। चलिए एक काम करते हैं, कोई नया कलर बनाएंगे, नहीं बहुत सारे बने हुए रख देते हैं। घटनाएं क्या होती है दोस्तों, इवेंट्स क्या होते हैं, इसकी बात करते हैं। घटना का मतलब ये नहीं कि वो घटना घट गई, ठीक है ना, वो नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है कि घटना हो गई और वो सब। घटना का मतलब यहाँ पर इवेंट, देखिए इवेंट से बच्चों को ऐसा लगता है कि कुछ इवेंट होने वाला है, कुछ मतलब कि धमाका होने वाला है, कुछ फंक्शन होने वाला है, वो सब नहीं। ठीक है, यहाँ पे घटना का मतलब ये है कि आपने एक सिंपल स्पेस बनाया, जो प्रतिगत समष्टि मैंने पूरी की पूरी बनाई, और उसके अंदर मैं बोल रही हूँ भाई कि 3 से बड़ी संख्या है, 2 से बड़ी संख्या है, विषम संख्या है, तो ये जो निकल करके आ रही है ये हमारे पास में एक घटना है कि भाई जब आप एक डाइस को फेंक रहे हो या फिर आप एक सिक्के को उछाल रहे हो, उस पर चित्त आने की प्रायिकता यानी कि चित्त आने की घटना, या फिर 3 से बड़ी संख्या आने की घटना, या फिर विषम संख्या आने की घटना, तो जो आपकी प्रतिदर्श समष्टि होती है, तो क्या लिखा है कि प्रतिदर्श समष्टि एस के किसी उप समुच्चय, प्रतिदर्श समष्टि एस के किसी, इसकी बात हो रही है, प्रतिदर्श समष्टि एस के किसी उप समुच्चय ए को घटना यानी कि इवेंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रतिदर्श समष्टि एस का प्रत्येक उपसमुच्चय जो होता है हमारे पास में ये इसके यादृच्छिक प्रयोग की घटना होती है। सही बात है कि हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया था, यादृच्छिक प्रयोग किया, और उसमें हमारे पास में जो घटित हुआ वो क्या है, घटना ही तो है। तो हमारे पास में जो ए होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो सैंपल स्पेस है, जो प्रतिदर्श समष्टि है उसका ही एक समुच्चय होता है, या फिर कभी कभी ए जो है वो ऐसे के बराबर भी हो जाता है कि घटना ऐसी घटी कि पूरा का पूरा सैंपल स्पेस या पूरी की पूरी प्रतिदर्श समष्टि उसके अंदर आ गई। जैसे कि हमने बात की थी 7 से छोटी संख्याएं एक पासा फेंकने पर 7 से छोटी संख्या को प्राप्त करने की घटना, तो उसमें क्या आ गई थी, 1 2 3 4 5 6 सब आ गई थी, पूरा का पूरा सिंपल स्पेस पूरी की पूरी प्रतिदर्श समष्टि आ गई थी, तो वो हमारे पास में रहता है। तो सिंपल सी बात है कि जब आपके पास में एस जो है अगर वो आपके पास में पूरे की बात करेगा, तो जो घटना हमारे पास में घटित होगी कि मान लो मैंने बोल दिया सम संख्या आने की घटना, तो वो होगी क्या भाई 2 4 और 6, तो जो 2 4 6 की घटना एस में से निकल करके आई, तो ए जो है वो क्या है, एक हमारे पास में सबसे यानी कि उप समुच्चय ही तो निकला, किसका, एस का, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि या फिर सैंपल स्पेस का। बात समझ में आई ना, यहाँ पे कोई इवेंट की बात नहीं हो रही, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, फंक्शन है, नाचना गाना होगा, उसकी बात नहीं है। इवेंट मतलब की घटना, मतलब की कुछ हमने कंडीशन वहां पे अप्लाई कर दी कि भाई सम संख्या विषम संख्या, ऐसी बात हो रही है। ठीक है, और ये कभी कभी क्या होता है, ए जो है वो एस के बराबर भी हो जाता है कब, जब वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस पूरी की पूरी प्रतिदर्श समष्टि उस समुच्चय का हिस्सा, उस समुच्चय का हिस्सा बन जाए। रिक्त समुच्चय फाई को
असंभव घटना और एस को निश्चित घटना यानी कि श्योर इवेंट कहते हैं। एस के अन्य उपसमुच्चय पाई और एस के अतिरिक्त ऐसी घटनाएं होंगी जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एकदम सही बात है। तो देखिए जो हमारा अभी मैंने बात की थी आपको थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जब हमारे पास में पी ए यानी कि प्रायिकता जो है वो 0 हो रही थी तो उस टाइम पे हमारी घटना कैसी थी, ऐसी घटना थी जो कि असंभव है, जो कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती, तो उसको होने की प्रायिकता क्या थी, 0 थी। ठीक है। और इस तरीके से एस हमारे पास मान लो कोई एक ऐसी घटना है, कोई निश्चित घटना है, ठीक है ना। तो अगर कोई निश्चित घटना होती है इसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, जो कि होगा ही होगा, यानी कि 7 से छोटी संख्याएं तो आएंगी ही आएंगी, तो हमारे पास में निश्चित घटना होती है। ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है यानी कि जो असंभव घटना होती है वो हमारे पास में क्या होता है, उसका जो समुच्चय बन के आता है ना, उसका जो समुच्चय बनता है वो कैसा होता है, रिक्त समुच्चय होता है, पाई होता है। लेकिन उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो अवयवों की संख्या क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है। तो रिक्त समुच्चय पाई को असंभव घटना। और जो एफ होती है, समझ रहे हो ना, एस का मतलब क्या कि पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही उसके अंदर आ गया, पूरा का पूरा प्रतिशत समष्टि ही उसके अंदर आ गई। जैसे कि मैंने बात की 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे उसके अंदर आ गए, तो वो क्या हो जाती है हमारे पास में निश्चित घटना। अगर मैं इसको वापस से लिखूंगा यहाँ पे कि जब हमने बात की थी क्या कि 7 या 7 से बड़ी संख्या, 7 या 7 से बड़ी संख्या, तो ये कैसी घटना है हमारे पास में, असंभव घटना है और रिक्त समुच्चय हमको मिलेगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या कि 7 से छोटी संख्या, तो ये कैसा घटना है भाई, ये घटना मेरे पास में एक निश्चित घटना है और इसमें पूरा का पूरा एस जो है वो क्या हो जाता है हमारे पास में कवर हो जाता है, पूरा का पूरा प्रतिशत समष्टि ही आ जाती है, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाता है, तो वो एस ही बन जाता है। तो एस को निश्चित घटना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे उदाहरण। तो उदाहरण तो देखो मैंने अभी आपको बता ही दिए कि भाई हमारे पास में एस इक्वल्स टू मान लो कि ये बन रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर से अगर मैं बात करूं कि चित्त आने की घटना, या मैं बात करूं कि पट आने की घटना, तो मैंने बात कर दिया यहाँ पे कि भाई हेड आने की घटना। तो ये ए जो बना वो क्या बना मेरे पास में, उपसमुच्चय बना दोस्तों किसका, एस का। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है हमको यहाँ पर चलना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एस मान लो कि मेरे पास में वही 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से था। और अगर मैंने आपको बोला कि ए जो है वो मेरे पास में क्या है, ए मेरे पास में दोस्तों इस बार है 5,6 यानी कि 4 से बड़ी संख्या, तो ए बना वो भी क्या बना यहाँ पर, एस का ही तो एक, ये जो घटना बनी मेरे पास में वो क्या बनी, एस का ही तो एक उपसमुच्चय बना। बस उदाहरण के लिए यही था। अब एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ में लगाइए तो बहुत मजा आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बढ़िया सा कवर बना दिया जाए। हाँ, ये वाला कवर की तरह। यदि 500 का एक जोड़ा उछाला जाता है, तब बात हो रही है 500 का एक जोड़ा। अब 500 का एक जोड़ा से क्लिक करना चाहिए कि उसका जो प्रतिशत समष्टि या सैंपल स्पेस बनेगा उसमें कुल अवयवों की संख्या होने वाली है 36। तो एक 500 का जोड़ा उछाला जाता है, प्रत्येक पासे पर विषम अभाज्य संख्या। पहली बात तो ये कि जो पासे होते हैं उस पर जो संख्याएं होती हैं वो ये हो 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा संख्याएं होती नहीं। ठीक है, समझ में आने के बाद अब इसमें मुझे देख के बताइए कि विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। विषम अभाज्य संख्या बोले तो ओड प्राइम नंबर, ठीक है। विषम अभाज्य संख्या वह संख्या एक संख्या होती है जिनके सिर्फ क्या होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, एक संख्या स्वयं और दूसरा होता है एक। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक जो है वो हमारे पास में विषम संख्या, तो भाई जैसे कि अगर हम बात करूं सीधा सीधा, अगर हम सीधी सीधी बात करें तो विषम भी चूंकि उसने बात कर दी है तो उसमें 2 नहीं आएगा, उसमें 4 नहीं आएगा, उसमें 6 भी नहीं आएगा, तो ये तो हमारे पास में से हट गई। लेकिन अगर मैं विषम की बात करूं तो विषम में अगर हम बात करते हैं तो आप बोल दोगे मैम 1 भी तो आएगा, 1 नहीं आएगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनके दो गुणनखंड होते हैं, यानी कि वो संख्या स्वयं और दूसरा होता है एक। इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड है, तो एक क्या है हमारे पास में, ये क्या है दोस्तों, ये अभाज्य संख्या नहीं, क्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब हमारे पास में जो बची अभाज्य संख्याएं जो कि विषम अभाज्य संख्याएं है वो कौन है, 3 और 5, क्योंकि इनके दो गुणनखंड है, स्वयं 3 या स्वयं 5 और साथ ही साथ 1 भी। ठीक है, तो 3 के दो गुणनखंड है 3 को 1 और 5 के भी दो गुणनखंड है 5 को 1। ठीक, तो हमारे पास में जो 3 और 5 है ये दोनों क्या है, विषम अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं दोस्तों, ये विषम अभाज्य संख्या। अब देखिए बात क्या हो रही है,
बात हो रही है कि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, तो पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, तो एस बराबर हमारे पास में क्या बनेगा? क्या मैं उसको पूरा पूरा वापस लिखूं? दोस्तों पूरा पूरा तो वापस में नहीं लिखूंगी, लेकिन एक काम करती हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिख देती हूँ कि एस जो मेरे पास में बनेगा, जब पासों का जोड़ा उछाला जाता है, तो 1,1 से शुरू होगा 1,6, साथ ही साथ ये यहाँ पे 2,1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? 2,6। फिर अगर बात करूं तो 3,1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? 3,6। फिर इसके बाद में 4,1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? 4,6। फिर इसके बाद में अगर देखें तो 5,1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? 5,6। और अगर देखिए तो 6,1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? 6,6। ठीक है, यही हमारे पास में एस बनता है। और इसके अंदर अगर बात करूं तो एन एस कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाती है? 36 हो जाती है। बात हो चुकी है। अब घटना जो है उसकी बात कर लेते हैं दूसरा कलर लेकर के। कौन सा कलर लेके? पिंक लेने चाहिए। तो घटना की अगर हम बात करें ए, तो क्या बोला है? प्रत्येक पासे पर विषम अभाज्य संख्या, दोनों पासे उछाले, दोनों पर विषम अभाज्य संख्या आनी चाहिए, यानी कि 3 और 5 में से कुछ कुछ आना चाहिए। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं? 3 को उठाओ। देखो, इसको हम लेंगे नहीं, 1 को बिल्कुल भी लेना है। 1 को हम क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि विषम अभाज्य संख्या नहीं है, सब पे बना रहा है, नहीं लेंगे। प्रत्येक पासे पर विषम अभाज्य संख्या की बात होती है, लेकिन 3 और 5 ही आना चाहिए, कुछ ही आना चाहिए। 2 को आने को भी नहीं लेंगे। पहले जो रिजेक्ट करना था उनको रिजेक्ट कर दो। 4 वाला भी नहीं लेंगे, 6 वाला भी नहीं लेंगे। अब बच्चे हमारे पास में सिर्फ ये दोनों। 3,1 नहीं आएगा, 3,2 भी नहीं आएगा। कौन आएगा? 3,3 आएगा। प्रत्येक पासे पर विषम अभाज्य संख्या की, पासे 1 पर भी 3 आया, पासे 2 पर भी 3 आया। फिर 3,4 आएगा, नहीं आया, उनकी 4 क्या है? सम संख्या है। 3,5 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा मैम। तो 3,5, 3,6 नहीं आएगा। अब बात करते हैं 5,1 आएगा, नहीं आएगा। 5,2 नहीं, 5,3 तो बिल्कुल मैम 5,3 आ जाएगा। 5,4 नहीं, 5,5 आ जाएगा। और 5,6 भी नहीं आएगा। तो एन ए हमारे पास में जो बन गया वो कितना बन गया? 4 बन गया। अब बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। मेन चीज तो हमारे पास में यही फाइंड करने वाली थी। तो पी ए बराबर क्या होता है? एन ए अपॉन एन एस। तो एन ए कितना है? 4, एन एस कितना है? 36। तो 4 एकम 4, 4 नंबर 36, 1/2 सॉरी 1/9 आपका फाइनल आंसर हो गया। खाना मजेदार क्वेश्चन। बच्चे अक्सर इसमें गलती करके आते हैं क्योंकि वो एक को भी यहाँ पर क्या लेते हैं? विषम अभाज्य संख्या मान लेते हैं, जबकि एक यहाँ पे विषम अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके अब यहाँ से लेवल शुरू हो गया है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही से लेवल शुरू हो गया है लेक्चर का। समझ गए? चलिए, तो आप मानते हो ना इस बात को कि जो मैंने आपको चीजें पहले पढ़ाई उसके आपको पढ़ने की जरूरत थी? ऐसे वाले क्वेश्चन को लगाने के लिए अगर मैं नहीं बताती तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता, आपको नहीं समझ आता थी। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है कि यदि पासों पर जोड़ा उठाया जाता है तो प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया उसके जरा पन्ने पलटिए, अगर नोट्स बनाए थे उनको देखिए और इसका आंसर बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या आंसर करेक्ट होगा। बहुत ही शानदार बच्चों, दे दिया है आपने एकदम करेक्ट जवाब। ऑप्शन डी सही है, 1/36। समझ लिया मतलब आप लोगों ने? वाला क्वेश्चन ही बढ़िया तरीके सामने आ गया। विषम सॉरी सम अभाज्य संख्या की बात हो रही है और सम अभाज्य संख्या अगर हम देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन सी है? 2 है। अगर हम बात करें सम संख्या है तो वो 2, 4 और 6 थी, तो उसमें सम अभाज्य संख्या कौन सी? सिर्फ 2 कांस्टेंट हो गए हैं, तो वो है मेरे पास में 2। तो जब हमारे पास में एन ए की जब मैं बात करूंगी तो वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में एक ही केस बनेगा। ए वाला में अगर बात करूं तो ए मेरे पास में क्या बनेगा? 2,2 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या, तो 2,2 पहले पासे पे भी 2, दूसरे पे भी 2, तो सिर्फ वो सिर्फ एक ही केस है। तो ए ने हमारे पास में कितना बन गया? 1 बन गया। तो पी बराबर क्या आ गया आपके पास में? 1/36। तो कौन सा? ऑप्शन डी जो है वो आपका एकदम सही जवाब था। बहुत शानदार बच्चे। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, अब इसको हम पढ़ेंगे। टॉपिक क्या कह रहा है भाई? ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके सवालों को बहुत ही आसान बना देगा। कि किसी घटना का पूरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, की मान लो कोई घटना घटित हुई तो उस घटना के ना होना, ठीक है ना? तुलना की बात ये है कि किसी घटना का पूरा, यदि एक कोई घटना हो तो एक के घटित ना होने की घटना को एक ही पूरा घटना कहते हैं। और इसको ऐसा डिनोट करते हैं कि भाई एक के सिर पे चोट लग गई या फिर एक के ऊपर छता गई, समझ रहे हो? एक के ऊपर चोट लग गई कि भाई आपको उसके सिर में किसी ने दे दी, या फिर एक के ऊपर कोई छता गई, या फिर एक के ऊपर क्या आ गया हमारे पास में सीसी बोलो को कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक, ठीक है? तो ये मतलब कि कोई घटना हो रही है और एक कॉम्प्लीमेंट या फिर एक पे बार या फिर एक डैश, इसका मतलब होता है
कि वो घटना नहीं हो रही है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि भाई यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आना तो मैंने बोल दिया कि हाँ भाई पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की घटना हो गई 2 4 6। अब मैं आपको बोलती हूँ कि ए के घटित ना होना, ए का घटित ना होना मतलब कि एजेस, या मैं इसको बोलूंगी ए पे बार, या मैं इसको बोलूंगी ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का घटित ना होना यानी कि पासे पर सम संख्या ना आना, तो पासे पर सम संख्या ना आना मतलब कि पासे पर विषम संख्या आ जाना, 1 3 और 5, समझे। तो ये मेरे पास में कोई एक घटना थी जिसमें कि क्या हुआ, पासे पर क्या थी दोस्तों, सम संख्या। अब मैंने आपको बोल दिया कि पासे पर सम संख्या ना आना बल्कि क्या, पासे पर विषम संख्या आ जाना, मतलब घटना ए अगर घटित नहीं हो रही है इसका मतलब क्या कि घटना हमारे पास में क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट की घटना ए का घटित ना होना, इसका मतलब पासे पे सम संख्या नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, पासे पर विषम संख्या। तो घटना मेरे पास में ए बराबर 2 4 6 है, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट घटना क्या होगी, 1 3 5, ये सम संख्या को बता रही थी तो उसकी पूरा घटना बिल्कुल उसकी उल्टी होगी, तो विषम संख्या को बताएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। अगर तुम चलिए इसको थोड़ी सी अगर मैं बात करूं कि हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करके अगर देखें, ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पर कि यदि मैं इधर पर वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए देखा, मुझे मान लिया ये मैंने मान लिया कि यहाँ पर मेरे पास में समुच्चय ए था, ठीक है, ये मेरे पास में ए था जो कि मुझे क्या बता रहा था, सॉरी ये मेरे पास में ए है जो मुझे बता रहा था कि घटना ए की बात कर रहा था जिसके अंदर 2 4 और 6 विषम संख्या की घटना ए। अब ये जो मेरे पास में बचा बाहर वाला, ये पूरा का पूरा क्या हो गया दोस्तों, मेरे पास में ए बार, या मैं इसको कहूँ कि ये मेरे पास में ए डेश इस तरीके से हो गया, जो इसके बाहर था। तो ये तो घटना ए है और ये क्या है मेरे पास में इसके बाहर वाली, तो वो क्या है घटना ए डेश, उसकी कॉम्प्लीमेंट या उसकी पूरक है। यानी कि यहाँ पे मेरे पास में है 2 4 6, तो बाहर है मेरे पास में 1 3 और 5 जो कि इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास में घटना ए और बाहर वाली क्या होगी हमारे पास में उसकी पूरा घटना। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, चलिए एक पूरा बना के बताती हूँ, जैसे कि यदि मैं आपको बोलूं कि घटना ए निकालना है, ठीक है, अगर मैंने आपको बोला कि भाई घटना ए निकालना है, तो घटना ए मतलब कि मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये मेरे पास में ए हो जाएगा और आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ इसको निकालोगे। ठीक है, अब अगर मैंने आपसे बोल दिया कि भाई घटना ना पूरा घटना बताओ, तो पूरा घटना क्या होगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूरा घटना का हमको यहाँ पर एरिया चाहिए, वो क्या बनेगा। तो देखिए पूरा घटना के लिए मेरे पास में क्या बनेगा कि यदि ये मेरे पास में क्या था, ये मेरे पास में यदि ए है तो ये मेरे पास में क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इस बार मेरे पास में जो पूरा अपना अगर मैं करूँ कि कहाँ से कहाँ तक, तो ये वाला जो मेरे पास में एरिया है ना, मैं इसकी बात करूंगी, इसकी बात करूंगी, क्योंकि ये नहीं आएगा इस बार। तो ये मेरे पास में किसके लिए है, ए के लिए है, तो ये मेरे पास में किसके लिए है, एक कॉम्प्लीमेंट, या मैं कहूँ कि एक बार, या मैं कहूँ कि एक डेश के लिए, इससे भी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, ए मतलब कि अंदर वाला और एक कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरा का पूरा बाहर वाला। क्लियर है, और ये हमारे पास में अगर बात करें तो एस, देखिए किसके लिए था, ये हमारे पास में एस किसके लिए था, पासे के लिए, डाइस के लिए। क्या ये पूरा का पूरा देखिए पास के लिए, ये पूरा का पूरा मिलकर के क्या बनाएगा, एस बनाएगा, और एस के अंदर हमारे पास में एक उपसमुच्चय है जो कि ए है, जो सम संख्याओं की बात कर रहा है, और जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो बात कर रहा है विषम संख्याओं की। लेकिन ए और ए कॉम्प्लीमेंट ये दोनों के दोनों मिलकर के किसमें है, एस के अंदर है। ये बात आपको समझना है कि जो एस है ना मेरे पास में, वो ए कॉम्प्लीमेंट और एक कॉम्प्लीमेंट और हमारे पास में जो है ना, कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो एस मेरे पास में ये बन रहा है। ठीक है, एस मेरे पास में ये है, तो एस के अंदर कौन कौन है, एक कॉम्प्लीमेंट भी है और ए भी है, यानी कि हमारे पास में जो एक कॉम्प्लीमेंट है वो भी एस का उपसमुच्चय है, और जो ए है वो भी क्या है, एस का ही उपसमुच्चय है। ये बात समझ में आ रही है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो हम इसके बाहर वाले एरिया की बात कर रहे हैं, जब हम सिर्फ ए की बात करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यदि ए और बी दो घटनाएं हो तब ए के घटित होने या बी के घटित होने या दोनों के घटित होने की घटना को ए यूनियन बी से प्रकट करते हैं। इस प्रकार इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है यूनियन। क्या बोला जाता है, यूनियन। ए और बी में से कम एक घटना घटित होने घटना को प्रकट करता है। इसका मतलब क्या, चलिए इसका भी मैं आपको बना के बताती हूँ अच्छा सा। इसको हम बोलते हैं क्या, वेन डायग्राम। ठीक है, चलिए ये मेरे पास में क्या है, पूरा पूरा एस है,
ठीक है। अब इसके अंदर अब बात हो रही है कितनी, दो घटनाओं की, ए और बी की। तो चलिए हम बना लेते हैं कि ये मेरे पास में अंदर एक ए घटना है और यहीं पर ही मेरे पास में क्या हो जाएगी, एक और घटना बनाती हूँ अभी, तो रीड कर देते हैं। ये मेरे पास में बन गई कौन, बी। ठीक, ये मेरे पास में आप देखेंगे तो भाई दो घटनाएं हैं, ये मेरे पास में ए है और ये मेरे पास में बी है। ध्यान दीजिएगा कि एस जो है हमारे पास में पूरा का पूरा प्रतिशत समष्टि है, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है और उसके दो उपसमुच्चय हैं ए और बी। ठीक, और ये ए और बी मैंने बना दी है। अब वो क्या कह रहा है कि यदि ए और बी दो घटनाएं हो तब ए के घटित होने या बी के घटित होने या दोनों के घटित होने, दोनों की बात हो रही है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, हम इस पूरे की बात कर रहे हैं, हम इस पूरे की ही बात कर रहे हैं कि भाई ए और बी दोनों का घटित होना। जब बोले कि हम जब बात करेंगे किसकी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बोले तो इस पूरे की बात हो रही है ए और बी दोनों का। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर कि यदि ए बराबर मेरे पास में है 1 2 3 मान लिया और बी बराबर मेरे पास में है यहाँ से 3 4 और 5, तो अगर बात होगी ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी यानी कि ए और बी बता की जोड़ी, ए या बी, ठीक है ना, कम से कम एक के घटित होने की घटना या फिर दोनों के घटित होने, इसका मतलब होता है देखो सिंपल सा, इसका मतलब होता है ए या, ध्यान दिया, इसको हम पढ़ते हैं क्या, ए या बी, या तो ए या बी दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही। तो इसका जो ए यूनियन भी बनता है, ध्यान देंगे कि इसमें जो रिपीटेशन वाला हमारे पास में होता है उसको हम हटा देते हैं। तो कौन रिपीट हो रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, उसको हम हटाएंगे नहीं, मतलब उसको हम एक बार लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। ये मेरे पास में समुच्चय क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया कि भाई ए के पास में 1 2 3 था, यहाँ पे बी के पास में क्या था 3 4 5 था। चलिए आपको एक चीज और करती हूँ, मैं ना इसमें लिख के बताता हूँ कि भाई ए के पास में क्या है, ए के पास में 1 है, ए के पास में 2 है और 3 जो है वो दोनों में यहाँ पे क्या है कॉमन है कि भाई बी के पास में भी 3 है और ए के पास में भी 3 है। इसके अलावा बी के पास क्या है 4 है और 5 है। तो जब मैंने बात की ए यूनियन बी, ए या बी, ए और बी दोनों के, ए या बी दोनों के घटित होने की घटना, ठीक है, इसका मतलब कि दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पर कंबाइन करके लिखेंगे कि ए यूनियन बी क्या बनेगा 1 2 3 4 5, जो रिपीट होता है हमारे पास में अवयव उसको एक बार लिखा जाता है, तो 1 2 3 4 5 ये हमारे पास में इसका समुच्चय बन के आएगा, समझ गए। और उसको हम करते हैं ए या बी, यानी कि ए घटित होगा या फिर बी घटित होगा या फिर दोनों घटित होंगे, दोनों घटित कहाँ पे हो रहे हैं 3 पे हो रहे हैं, ठीक है, और नहीं तो ए या बी में से कोई एक तो घटित होगा ही होगा। ठीक, तो ये अपना होता है। दूसरा है यहाँ पे हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी। चलिए इसके लिए भी मैं आपको बढ़िया सा डायग्राम बना के बताती हूँ। क्या है ये वेन डायग्राम है, इससे क्या होता है क्वेश्चन को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाता है, इसीलिए मैं आपके लिए सब बना रही हूँ। ये मेरे पास में ए बन गया, ठीक है, और यहीं पर मेरे पास में क्या बन गया, ये बी बन गया, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ ये ए है और ये बी है। अब देखो बात कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी, किसकी बात कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता है ए और बी, ए और बी मतलब कि दोनों की, देखा ध्यान देना कि ए और बी दो घटनाएं तब ए और बी के एक साथ घटित होने, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पर ये है कि ए या बी, ए या बी में से कोई एक घटित हो गई या फिर ए और बी एक साथ भी हो गई तो भी चलेगा, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे कि ए के घटित होने या बी के घटित होने या फिर दोनों के घटित होने, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो 3 में ए और बी दोनों घटित हो रहे हैं, लेकिन 1 2 4 5 इसमें या तो ए हो रहा है या फिर बी घटित हो रहा है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि दोनों में से उभयनिष्ठ क्या है। जैसे कि यदि हम वो वाला एग्जाम्पल ले लें कि ए बराबर था 1 2 3 और यहाँ पे बी मैंने ले लिया था क्या 3 4 और 5, तो अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों में से उभयनिष्ठ यानी कि दोनों पे ही घटित होने की घटना, तो वो क्या है सिर्फ और सिर्फ 3 है, यानी कि अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करेंगे कि भाई यहाँ पे जो 3 बेटा है ना हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पे 4 5 है, हमको इससे मतलब नहीं है। ए और बी दोनों के घटित होने की बात हो रही है, तो इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, कि यदि ए और बी दो घटनाएं हो तब ए और बी के एक साथ घटित होने की घटना को ए इंटरसेक्शन, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। और अगर बात करूं हिंदी की तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, और एक तो मैं रहती हूँ बाकी आप लोग देख लीजिएगा उभयनिष्ठ,
ठीक है। इस प्रकार ए इंटरसेक्शन बी ए और बी के घटित होने की घटना पे डिपेंड करता है, यानी कि हम इसकी बात करेंगे कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, दोनों एक साथ घटित हो। तो 3 के लिए दोनों एक साथ घटित हो रही है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 1-2 चीजें और हैं कि यदि इसके बाद में मुझे लगता है कि एक आपके पास में इंटरेक्टिव क्वेश्चन आएगा, देन ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए क्या है। इसमें हमारे पास में ये है कि यदि मैं इस तरीके से एक बॉक्स बनाऊं, वापिस से वेन डायग्राम बनाऊं और फिर हम वापिस से वो 2 गोले जो हम बना रहे थे ए और बी के लिए वो बना लेते हैं कि भाई ये मेरे पास में ए है, ठीक है, और ये मेरे पास में क्या हो गया, बी हो गया। तो ये मेरे पास में कब देना, ध्यान देना जरा थोड़ा सा आपको ध्यान देना। देखिए, यदि ए और बी 2 घटनाएं हो तब ए के घटित होने किंतु बी के ना घटित होने। जब बी नहीं हो रहा है इसका मतलब ए में से बी को माइनस कर दिया कुल मिला के कि भाई ये मेरे पास में ना पूरा का पूरा ए था, ये मेरे पास में पूरा का पूरा ए है, तो ये मेरे पास में क्या बना, ये मेरे पास में ए माइनस बी है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के क्या है कि यहाँ पर ए माइनस बी यानी कि बी को क्या कर दिया हमने इसमें से माइनस कर दिया, अलग हटा दिया। तो आपको अगर मैं बताऊं तो ए माइनस बी वाला मेरे पास में जो पोर्शन बनेगा, जो रीजन बनेगा वो कौन सा है, ये वाला देखूंगा। ये जो मेरे पास में रीजन बना ये क्या है दोस्तों, ये मेरे पास में है क्या, ए माइनस बी। ठीक है, तो यदि ए और बी 2 घटनाएं हो तब ए के घटित होने किंतु बी के घटित ना होने की घटना को ए माइनस बी से प्रकट करते हैं। समुच्चय सिद्धांत से इसको आप ये भी लिख सकते हो कि ए माइनस बी यानी कि ए में से बी को हटा दिया गया है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए है किंतु बी नहीं। इसको आप क्या बोलोगे, ए है किंतु बी नहीं, इसको आप ऐसा बोल सकते हो, ए है किंतु बी नहीं। इन प्रकार ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए के घटित होने किंतु बी के घटित ना होने की घटना को निरूपित करता है। अगर यहाँ पे इसको देखोगे तो जो ए माइनस बी वाला मेरा जो पोर्शन है, क्योंकि ये भी बी आ रहा था उसको भी हमने यहाँ से हटा दिया, तो ए माइनस बी वाला पोर्शन ये है। अब इसमें एक और चीज लिखी जा रही है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यानी कि बी के घटित होने किंतु ए के घटित ना होने, तो इसका कैसे बनेगा जरा ये भी देख लो आप लोग। ठीक है, डायग्राम इसका भी बना देते हैं। चलो हम कि भाई ए के घटित होने किंतु बी के घटित ना होने को कैसे लिखेंगे। तो अगर ये मेरे पास में ए है, ठीक है, फिर ये मेरे पास में हो गया दोस्तों क्या, बी हो गया, तो ये मेरे पास में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये मेरे पास में होगा बी माइनस में ए। कौन सा वाला, ये, ठीक है। अगर ये मेरे पास में ए है और ये मेरे पास में बी है तो इसके हिसाब से मेरे पास में क्या होगा, वो ये वाला जो रीजन है ये वाला इसको नहीं ले रहे हैं, ये मेरे पास में क्या होगा, बी माइनस ए होगा। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ये मेरे पास में क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और ये मेरे पास में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे कि ए नहीं है, ए नहीं किंतु बी। समझ में आ गई आप लोगों को बात। तो यदि ए और बी 2 घटनाएं हो, ए के घटित ना होने और बी के होने, या फिर ए के घटित ना होने और बी के होने, यानी कि ये वाली बात हो रही है, और ए के घटित होने किंतु बी के ना होने, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। ये वाला जो है वो बता रहा है कि भाई बी हो रहा है लेकिन ए नहीं हो रहा है, ये बता रहा है कि ए हो रहा है लेकिन बी नहीं हो रहा है। अगर वेन डायग्राम समझेंगे तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए मेरे पास में है गिफ्ट। इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए और इसके साथ में फिर मैं लेक्चर को जो है यहाँ पर खत्म करूंगी और इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों को जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है क्या आप लोगों को वो ध्यान में है भी या नहीं। एकाग्रचित मानो कॉपी और पेन, पता है कि नहीं, 2 शर्त थी अपने पास में लेक्चर देखने की। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। चलिए जल्दी बताइए। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने दिया है एकदम सही जवाब जो कि है ऑप्शन ए। बिल्कुल सही बात है कि प्रायिकता जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है या फिर 1 हो सकती है या फिर 0 और 1 के बीच में होती है, ना तो 0 से छोटी होती है ना ही 1 से बड़ी होती है। बहुत ही शानदार। इस तरीके से अगर परफॉर्मेंस करते रहे तो एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत ही बढ़िया। जब 0 होती है तो हमारे पास में क्या होता है, असंभव घटना, और जब 1 होती है इसका मतलब कि निश्चित घटना की बात होती है। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया।
तो बच्चों इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ में आप लोगों का ये प्यारा सा जो लेक्चर था, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका नाम था प्रायिकता, इसका पहला लेक्चर खत्म होता है। मेरे साथ में बने रहिए, पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से, जैसे आपको ये लेक्चर समझ में आया ना, ऐसे पूरा लेक्चर आपको बहुत ही आसानी से आगे भी समझ में आएगा और हम ऐसे ही करके पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, एक एक कंसेप्ट आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे और आपसे क्वेश्चन भी बनने लगेंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अभी जितना भी हमने पढ़ा इससे रिलेटेड आपको जहां से भी कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको आप लोग लगा करके देख लीजिए, सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से बनेंगे और लेक्चर का रिवीजन भी करना है। बने रहिए मेरे साथ, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स यानी कि घटनाओं के प्रकार की। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आप लोगों ने दे दिया है गलत जवाब और कर दी है लेक्चर की गलत शुरुआत। ऐसा क्यों कर दिया भाई? कितना सिंपल क्वेश्चन था, 11th क्लास का कंसेप्ट है। मैं भी आपको यहाँ पे सिर्फ रिवाइज कराने आई हूँ, पूरा बताया फिर भी गलत कर दिया। क्या है? एक पासे को फेंकना। अब एक पासे को फेंकना है तो सिंपल सी बात है कि कुल हमारे पास में संभव परिणाम क्या हो सकते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? एनएस की अगर बात करूं तो कितने हमारे पास में, आपको समझ में आता है ना ये कि करली ब्रैकेट अगर लगे हैं हमारे पास में और इसके अंदर संख्याएं लिखी हुई है उतने ही नंबर की 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे पास में हो गया। अब घटना क्या कह रही है? विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब बताइए इसमें से विषम संख्या कौन कौन सी है? 1 है, 3 है और 5 है। तो 1 3 और 5 यही तो विषम संख्याएं हैं आपके पास में, यही घटित हो सकती हैं। तो एन ए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3, 3 नंबर से 3 अवयव है हमारे पास में। तो अब मेरे पास में जो पीए निकल के आएगा दोस्तों, वो क्या होगा? एन ए अपॉन में एन एस। तो एन ए का हमारे पास में मान कितना है? 3 और एनएस कितना है? 6। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर था। निराश कर दिया पहले ही क्वेश्चन में, गलत बात है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा पास में टॉपिक, लेकिन आगे क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं बच्चों, दे दिया हम लोगों ने गलत जवाब। किससे गलत आप कर सकते हैं यार? सिर्फ और सिर्फ एक ही पासे की बात हो रही है। एक पासे के अंदर कुल हमारे पास में जो परिणाम होते हैं संभव, इतनी बार बता चुकी हूँ, कितने होते हैं? 6 होते हैं। बोले तो 1 2 3 4 5 और 6, यही ना होता है। कितनी बार मैं आप लोगों को बताऊं फिर भी गलत कर रही है। ठीक है, तो एनएस बराबर तो हमारे पास में कितना आ गया? 6। क्या आप 2 से बड़ी संख्या नहीं पहचान पाए? 2 से बड़ी संख्या बोले तो क्या? 2 से बड़ी संख्या यहाँ पर ये 3 4 5 और फिर कितनी भाई? 6। तो एन ए मेरे पास में कितना है? यहाँ से 4 है। कितने हमारे पास में अवयवों की संख्या कितनी है? 4 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 4। ये हमारे पास में क्या है? पी है, यानी कि एन ए अपॉन में एन एस। 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2/3 आपका करेक्ट आंसर था। पता नहीं क्या ये दिक्कत आ रही है सोल्व करने में, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये जो प्रायिकता के क्वेश्चन है ये तो कक्षा 11वीं का स्तर है, अभी तो 12वीं की शुरुआत भी नहीं की है और गलत कर रहे हो आंसर को। ठीक है, चलिए आगे से ध्यान रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। गलत जवाब दे दिया है आप लोगों ने, आप सभी को बधाई हो। बोलो क्यों गलत जवाब दे दिया भाई? अभी बात हुई थी हमारे पास में विषम अभाज्य संख्या की। अब बताइए इसमें सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सम संख्याएं देख लो पहले तो। सम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी यहाँ से? 2 4 और 6। और इसमें से भी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 है, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 2 और स्वयं 1। समझे? तो ये 2 जो है मेरे पास में क्या है? एक सम अभाज्य संख्या है। तो मेरे पास में जो ए बनेगा, जो उसने बोला है, जो घटना कौन सी बोली है कि प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या आए, यानी कि पहले पे भी 2 आए, दूसरे पे भी 2 आए, तो उसका सिर्फ एक ही केस बन सकता है, 2,2। और टोटल केस जो है हमारे पास में कितने हैं दोस्तों? 36 है। और एन ए हमारे पास में कितना बनेगा? एक ही बनेगा। आप देख भी पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बनेगा, 2,2 वाला। ठीक है, इसके अलावा सभी के साथ में क्या हो रहा है? 2 का किसी और संख्या के साथ में पेयर बन रहा है, वो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही ऐसी संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या है। क्यों? क्या है? 2 जो है वो मेरे पास में क्या है? सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, और इसकी क्या निकालनी थी? प्रायिकता। ये दोनों भी आएंगे। ठीक है, तो पी ए बराबर मेरे पास में क्या निकलेगी? एन ए अपॉन में एन एस। तो एन ए कितना हो गया? 1 और एन एस कितना हो गया? 36। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर था। क्या कर रहे हो आप लोग? एनर्जी नहीं है? खाना पीना खा के बैठे हो कि नहीं? पानी वानी पीते रहोगे साथ साथ में। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक।
गलत जवाब दे दिया, गलत जवाब मिल गई खुशी आप लोगों को। लास्ट में लेक्चर खत्म होते होते निराश करके तो बच्चों को जाना ही है। क्या हो गया आप लोग क्या इतना सा आंसर नहीं समझ पाए यार कि ऑप्शन ए करेक्ट है कि भई हमारे पास में जो प्रायिकता होती है वो या तो 0 कब होगी जब असंभव घटना है, 1 कब होगी जब निश्चित घटना की बात होती है, और 0 और 1 से के बीच में ही हमारे पास में प्रायिकता होती है। ना तो 0 से छोटी हो सकती है और ना ही 1 से बड़ी हो सकती है। समझ गए बात को? तो प्रायिकता जो है हमारे पास में 0 इज लेस देन इक्वल टू पी इज लेस देन इक्वल टू 1। ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट आंसर होने वाला है। इसका मतलब आपने हमारी जो 2 शर्तें थी उनका पालन नहीं किया, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? चलिए भैया हम इस लेक्चर को जो है समाप्त करेंगे।